नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। आम्रपाली विश्वविद्यालय हल्द्वानी का करेंगे दौरा। विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह 2024 का आयोजन। सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे शहीद खेमचंद दोरबी महाविद्यालय बेताल घाट के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आम्रपाली विश्वविद्यालय हल्द्वानी का करेंगे दौरा। तो आज नैनीताल दौरे पर होंगे सीएम धामी। विश्वविद्यालय हल्द्वानी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे शहीद खेमचंद दोरबी महाविद्यालय बेताल घाट के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को सीधे जेल भेजने की मुहिम तेज हो गई है। बीते 48 घंटों में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी से 2 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीएम के सख्त आदेश है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं आम जनता की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 164 को भी लॉन्च किया गया है। ऐप में अब तक 980 से ज्यादा विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज की गई है। 23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 गिरफ्तार हुए। बीते 3 सालों में विजिलेंस ने करीब 70 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। ये एक्शन में विजिलेंस टीम लगातार जारी है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये लगातार मुहिम सीएम धामी की तरफ से जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल इस रूप में समझ सकता है कि जब से 1064 की जब से वेबसाइट यहाँ पर ऑन हुई है, मुख्यमंत्री की शिकायत का जब से ये ऐप लॉन्च हुआ है, विजिलेंस के हाथ और खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे तौर पर मुहिम छेड़ी हुई है कि भ्रष्टाचार कोई भी होगा, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसे किसी भी कीमत पर राहत देने का काम नहीं किया जाएगा। तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि विजिलेंस की तरफ से लगातार इस तरीके से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से 2 गिरफ्तारियाँ विजिलेंस की तरफ से की गई है, उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी थे, तो ऐसा समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिनकी तरफ से भ्रष्टाचार को पनपाने या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार से विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है, जनता लगातार भ्रष्टाचार होने की शिकायतें यहाँ पर कर रही है, तो ऐसे में अब सरकार को उसके खिलाफ यहाँ पर कड़ी मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। विभाग को कड़े एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचारी के खिलाफ यहाँ पर राहत न दी जा सके। और यही वजह है कि पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से विजिलेंस ने अपना काम यहाँ पर किया, उससे जनता का भरोसा फिर वापस सरकार पर लौट आया, विजिलेंस पर लौट आया है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि जनता जो चाहती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश यहाँ पर बन सके, विभागों में कम से कम भ्रष्टाचार यहाँ पर हो और जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके, तो उस दिशा में लगातार विजिलेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। और विजिलेंस की कार्रवाई से जनता लाभान्वित होती नजर आ रही है। जो भ्रष्टाचार के अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं अधिकारी है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम विजिलेंस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल अभय, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च किया गया है, क्या कुछ खासियत है इस ऐप की?
जी बिल्कुल, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये शिकायत का ऐप यहाँ पर जारी किया गया है, 1064 का जो ऐप है, उस पर जैसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कोई शिकायत यहाँ पर आती है, तो सबसे पहले उस शिकायत दर्ज होने का काम यहाँ पर होती है। उसके बाद उस शिकायत पर अधिकारी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो जाती है कि कौन उस पर कार्रवाई यहाँ पर करेगा। अगर उसके पहले उससे अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत यहाँ पर आ रही है तो फिर उसकी पुष्टि यहाँ पर होगी। जैसे ही ये पुष्टि यहाँ पर होती है, विजिलेंस की तरफ से उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जाल बिछाने का काम यहाँ पर किया जाता है और उसको रंगे हाथ गिरफ्तार यहाँ पर किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि 1064 पर आने वाली शिकायतों की जांच और जांच पर त्वरित गति से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्तर पर यहाँ पर की जाती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने निर्देश यहाँ पर दिए हैं, मुख्य सचिव की तरफ से लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा कि मुख्यमंत्री का जो शिकायती निवारण प्रकोष्ठ वो लगातार उस पर जो शिकायत आ रही है उस पर किसी भी प्रकार से पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी शिकायतों का जो आंकड़ा वो बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। जो शिकायत आ रही है उसका त्वरित समाधान वहाँ पर होना चाहिए। जो शिकायत करता है, यानी जिसकी तरफ से शिकायत की जाती है, उसकी पहचान को गुप्त रखने का काम यहाँ पर किया जाता है। और यह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ी है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए, तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि कई ऐसे अधिकारी अब तक सलाखों के पीछे पहुँच चुके हैं जिनकी तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। और अभी भी ये कह सकते हैं कि कई ऐसे सरकारी विभागों के खिलाफ जो शिकायतें यहाँ पर मिली है उसकी जांच विजिलेंस की तरफ से की जा रही है, यानी वो जांच गतिमान है और आने वाले दिनों में उसमें और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो एक्शन मोड में धामी सरकार नजर आ रही है। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर हमले के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। साइबर हमले में ट्रेजरी भी ठप पड़ गई है। ट्रेजरी में 540 करोड़ के भुगतान अभी बकाया है। सारी सेवाएं आज से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब तक मालवेयर की नहीं हो पाई है पहचान। तो लगातार साइबर हमले से जूझ रहा है उत्तराखंड और सभी सेवाएं, सभी सरकारी सेवाएं ठप पड़ गई है। साइबर हमले में ट्रेजरी भी ठप है। ट्रेजरी में 540 करोड़ के भुगतान अभी बकाया है। सभी सेवाएं आज से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो साइबर हमले के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी तक मालवेयर की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आज से सभी सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। ट्रेजरी में 540 करोड़ के भुगतान अभी तक बकाया है। तो साइबर हमले के 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मालवेरी की पहचान नहीं हो पाई है। तो सारी सेवाएं आज से शुरू होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को काफी परेशानियां हो रही है और आज संभावनाएं जताई जा रही है कि सभी सेवाएं फिर से संचालित की जाएंगी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो साइबर डेटा है, जिस पर साइबर अटैक यहाँ पर हुआ था, उस डेटा को सुरक्षित करने का काम तो विभाग की तरफ से किया जा चुका है, यानी ITDA की तरफ से उस डेटा को सुरक्षित रखने का तो काम किया जा सकता है। अधिकारियों की सूझबूझ के कि जैसे ही ये साइबर अटैक की यहाँ पर पुष्टि हुई थी तो सभी सर्वर को बंद करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन 100 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और अब तक ये कह सकते हैं कि अटैक कैसे यहाँ पर हुआ था, किसकी तरफ से इस अटैक को करने का काम किया गया था, इसकी कोई पुष्टि अभी तक विभाग की तरफ से नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय इसलिए कहा जा सकता है कि साइबर अटैक में जो सभी साइटें थी, ये कह सकते हैं कि जो ITDA से जुड़ी हुई जो सभी सरकारी जो साइट थी, वेबसाइट थी, उन सभी पर अभी जो काम है वो पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाया। जो आवश्यक सेवाएं थी, उन आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप करने का काम इस विभाग की तरफ से अब तक यहाँ पर ITDA की तरफ से किया जा चुका है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो यही है कि जो ट्रेजरी के जो ये कह सकते हैं कि बिलों से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें भुगतान होने में अभी भी लंबा समय यहाँ पर लग रहा है। 540 करोड़ का जो ये कह सकते हैं कि बिलों का जो भुगतान इस दौरान यहाँ पर होना था वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया। विभाग की तरफ से लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और खुद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही अपने राजस्थान दौरे से यहाँ पर लौटे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर अधिकारियों की एक मीटिंग यहाँ पर करी थी और कोशिश की थी
और विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द इस साइबर अटैक को कम यहाँ पर किया जा सके और जो प्रयास है और जो पेंडेंसी यहाँ पर बढ़ रही है, साइडों पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं उसको सुचारू रूप से करने का काम यहाँ पर किया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हो या फिर दूसरी जो साइबर की जो वेबसाइट है, जो विभागों की जो साइट है, उन साइट को सुचारू करने का काम तो यहाँ पर किया गया था। उसका ट्रायल रन भी यहाँ पर किया जा चुका था, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये हमला यहाँ पर हुआ था, तो ऐसे में उस डेटा को सुरक्षित निकट भविष्य में रखने का किस प्रकार से काम किया जा सकता है उसको लेकर विभाग काम कर रहा है। और जो बची हुई जो साइट्स, अभी भी ये कह सकते हैं कि 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सरकारी साइट यहाँ पर बची हुई है जिस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया, तो उसको सुचारू रूप से करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश है अभी 3 दर्जन से ऐसी साइट्स है जो अभी संचालित नहीं हो पाई है, ऐसे में सभी काम काज ठप है। लोगों को क्या कुछ इस साइबर हमले से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आम जनता को इस साइबर अटैक का कुछ पता भी नहीं यहाँ पर चल पा रहा है। जिसको जानकारी मिली है वो उन चीज़ों को समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, लेकिन परेशानी जनता को इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है कि जिनको सरकारी साइट पर काम करने से, चाहे वो पर्यटन से जुड़ी हो या राजस्व से जुड़ी हो या फिर दूसरी विभागों की साइट से यहाँ पर हो, जिनको उस पर काम करने की आवश्यकता होती है, आम जनता से जुड़े जो काम होते हैं, खासतौर पर चाहे अस्पतालों पंजीकरण का काम हो या फिर परिवहन विभाग में हो, साइट्स के जरिए अपने लाइसेंस या फिर गाड़ियों के दूसरे जो काम होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे थे। पर्यटन से जुड़ी जो साइट थी वो काम नहीं हो पा रही थी, वो देर रात तक कल ठीक होने का काम यहाँ पर हो पाया, यदि देर रात उस पर ट्रायल शुरू हो चुका था। और अभी ये कह सकते हैं कि पंजीकरण जैसी जो साइट्स थी उसको भी खोलने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों तक जनता जो परेशान यहाँ पर होती रही है, ऑफिसों के चक्कर लगाने का काम उनकी तरफ से किया जाता रहा और विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी जनता को नहीं दी जा रही थी कि किस वजह से ये साइट्स नहीं चल पा रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि देरी जरूर हुई है, जनता को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, लेकिन विभाग के अधिकारी जनता को समझाने के बजाय ये कह सकते हैं कि जो अपना काम था उन कामों को करने में भी नाकाम से साबित होते हुए नजर आए। क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षित इस डेटा को माना जा सकता था, डेटा सेंटर को वहाँ से होने वाले जो काम की चीज़ें थी उनको जिस प्रकार सुरक्षित रखने का काम वहाँ पर होना चाहिए था, वो चीज़ें वहाँ तक नहीं हो पाई। यानी साइडों को तो एकीकृत करने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसकी जो सुरक्षा होनी चाहिए थी उसको करने में ITDA ये कह सकते हैं कि विफल यहाँ पर साबित रहा है। जी, बहुत शुक्रिया बहन, तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर राज्य की धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के माने तो सशक्त भू कानून के लिए सरकार चिंतित है और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हिमाचल या फिर दूसरे राज्यों के भू कानून का भी अध्ययन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की कृषि भूमि को बचाना उनके सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए जो भी संभव होगा उसे करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दोनों सशक्त भू कानून की मांग को लेकर लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है, जिससे राज्य की बीजेपी सरकार पर भू कानून लागू करने का दबाव बढ़ने लगा है। कुछ चिंता कर रहे हैं, हम सारे प्रदेशों के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं और उन सब में से जो सबसे बेहतर होगा इस प्रदेश की जनता के लिए हम उसको लेकर आएंगे। ये धामी सरकार कर सकते हैं। वहीं रामनगर के रानीखेत रोड पर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस कार्यालय खोला गया था। बताया जाता है कि जिस स्थान पर यह कार्यालय खोला गया वह जमीन नगर के व्यापारी नीरज अग्रवाल की थी। नीरज अग्रवाल और कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के बीच काफी गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब दोनों के बीच खटपट चल रही है। वहीं अब बवाल यहां तक पहुंच गया है कि कांग्रेस कार्यालय में नीरज अग्रवाल अपने साथियों के साथ पहुंचा और उन्होंने कार्यालय के अंदर रखा सभी सामान बाहर निकालकर फेंक दिया है और वहां कब्जा कर लिया गया है। घटना की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को मिली तो तहसीलदार सीईओ जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मेरा अपना पैतृक संपत्ति है वो, और बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया।
उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ बस। नहीं, मेरे पास ताली रहती है उसकी हमेशा से। मेरा अपना एक गार्ड रहता है वहाँ पर, बल्कि मेरे यहाँ आजकल कारपेंटर काम कर रहे हैं। ये 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है। ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था, मुख्य कार्यालय कांग्रेस का, रामनगर कांग्रेस का यहाँ पे है 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था, और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर के नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनको देख के रुका, और मैंने जब पता करा तो पता चला कि ये कोई बाहर के लोग हैं, और इन्होंने हमारा ऑफिस का सारा सामान बाहर सड़क पर रख दिया है। और जब मैंने पूछा यहाँ पे इन लोगों से, तो इन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं करके, और बाहर निकल करके ताला लगा दिया। उसके बाद में फिर जब मैंने अपने और कार्यकर्ताओं से बात करी, और सब लोगों ने यहाँ पे आकर के कि इस ताले की चाबी हमारे पास रहती है, और एक चाबी यहाँ के अंदर गार्ड रहता है उसकी रहती थी। तो हमने वो ताला खोल करके जो इन्होंने लगाया था, अपना सामान दोबारा से कांग्रेस कार्यालय में रख दिया। वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के ढोबालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कों की हालत बदहाल है। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से डेंगू समेत कई बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही। गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूं। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूं, उनके क्षेत्र में हूं, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूं। वहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा राज्य सरकार पर सवाल उठते आए हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की नसीहत राज्य सरकार को दी जाती रही। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो सरकार को 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद की बधाई मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट अपना इस्तीफा दे चुके हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट पूरे प्रदेश में सरकार के पास बेहद कम है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि विशेषज्ञ डॉक्टर जनता के लिए उपलब्ध हो। में माननीय मुख्यमंत्री जी को नए 2 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शाबाशी दी गई है, और कहा गया है कि अब हरिद्वार और टिहरी में भी मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। पर सरकार ये तो बताए कि स्पेशलिस्ट उनके साथ काम करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निजी सेक्टर में, निजी अस्पतालों में तो हम डॉक्टरों की भरमार देखते हैं, स्पेशलिस्टों की भरमार देखते हैं, विशेषज्ञों की भरमार देखते हैं, पर यहाँ देहरादून जो कि हमारी राजधानी है, अस्थायी राजधानी है, जहाँ सारे मंत्री संतरी हैं, वो तक दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को रोक नहीं पा रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट ने बीते रोज जो है इस्तीफा दे दिया, और कार्डियोलॉजिस्ट पूरा एक है पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि सरकार 1.5 गुना सैलरी करने के बावजूद भी रोक क्यों नहीं पा रही है विशेषज्ञों को, और प्रसूताओं को जिस तरह से डांडी कांडी में लाया जा रहा है, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लाया जा रहा है। कल की ही घटना है कि 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके गर्भवती को सड़क तक लाया गया, और जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि डिलीवरी के समय पर जरूरत होती है, वो कितने सारे जिला अस्पतालों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आत्मावलोकन की जरूरत है सरकार को कि डुगडुगी पीटने से बेहतर, अपने कसीदे गढ़ने से बेहतर जो वस्तु स्थिति है उसको उसमें बदलाव लाएं तो बेहतर हो। वही खबर रुड़की से है, जहां एक महिला ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर अपने खेतों की जमीन पर सड़क बनवाने का आरोप लगाया। बता दें कि जब महिला ने विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे उसको चोटें भी आई है। महिला ने बताया है कि उसकी 10 बीघा जमीन गांव के ही पास में मौजूद है, जहां पर लोक निर्माण विभाग में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोग अपनी तरफ से बनने वाली सड़क उसके खेतों में बनवाना चाहते हैं। मारपीट की इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों से पूरी घटना को झूठा करार देते हुए कहा गया है कि महिला द्वारा उन पर गलत आरोप लगाए गए।
कोई झगड़ा नहीं किसी किस्म का भी, केवल मिट्टी रास्ते में गिर रखी थी, रास्ता बंद कर रखा था, मिट्टी खिंचवाई केवल, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ जी, कोई नहीं किसी को डरा रहा, कोई मतलब किसी का कोई तो जी इन्होंने खंबे काट रखे, कब्जा रखी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है, वो कोई झगड़ा नहीं है जी, सब झूठा मामला ना जी, कोई किसी किस्म का कोई रोड़ा हुआ ही नहीं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।